नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं राम शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने आरडब्ल्यू परिवार में। फटाफट से बताइए क्या ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं। मेरा साउंड क्लियर आपको सुनाई दे रहा है और वीडियो क्लियरली आपको विजिबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अशुपाल जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आशु जी आपका। फटाफट से आप मुझे बताएंगे ऑडियो वीडियो दोनों चीजें क्लियर हैं या नहीं। शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर और आज हम इस चैप्टर को खत्म भी करते हैं फटाफट से। ज्योति आर्य हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विपुल, गुड मॉर्निंग। श्री प्रकाश यादव गुड मॉर्निंग। धर्मेंद्र कुमार गुड मॉर्निंग। लखीमपुर खीरी से, अरे बहुत बहुत स्वागत है धर्मेंद्र जी आपका। अंशिका यादव गुड मॉर्निंग, राधे राधे। शिवाली मौर्य गुड मॉर्निंग। अब बड़ी तेजी के साथ कमेंट्स जा रहे हैं, अब आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहे हैं हम। क्लियर है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि हमेशा से करते आए, एक क्विक रिवीजन लेंगे और फिर आज की बातें करेंगे और आज इस चैप्टर को खत्म भी करेंगे, ठीक है। लास्ट टर्न पे हमने ग्राफ्स के बारे में बात की थी। हमने वी और टी, चार्ल्स के नियम में ग्राफ बनाया था, चार्ल्स लॉ में ग्राफ बनाया था वी वर्सेस टी। ये एक सीधी रेखा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, क्योंकि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है, ठीक है। वी वर्सेस वन अपॉन टी अगर आप ग्राफ बनाते हैं, वन अपॉन पी अगर आप ग्राफ बनाते हैं बॉयल्स के नियम में, तो वन अपॉन पी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसका ग्राफ भी सीधी रेखा आता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस ग्राफ में आपको फंसाया जा सकता है, तो आपको याद रखना है डायरेक्ट कैसा ग्राफ आएगा, ठीक है। एवोगैड्रो का नियम हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि इस नियम के अनुसार, ये नियम ये कहता है कि किसी भी गैस में अगर ताप और दाब आप निश्चित रखेंगे तो मोलों की संख्या किसी निश्चित आयतन में, सॉरी, मोलों की संख्या उसके आयतन के समानुपाती होगी। यानी आयतन बढ़ाओगे तो मोलों की संख्या भी बढ़ेगी। इसका मतलब मोल जो होते हैं वो आयतन पर निर्भर करते हैं। आयतन ज्यादा होगा तो मोल भी ज्यादा होंगे, आयतन कम होगा तो मोल भी कम होंगे। और आयतन गैस पर निर्भर करता है। अगर आपने आयतन बदल दिया तो निश्चित तौर पर वॉल्यूम बदल जाएगा ना। वॉल्यूम मतलब अगर आपने तापमान बदल दिया तो वॉल्यूम बदल जाएगा, वॉल्यूम मतलब आयतन बदल जाएगा, और आयतन बदल जाएगा तो फिर मोल भी बदल जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर तापमान नियत रखेंगे, आप कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे? तापमान। तापमान आप नियत रखेंगे। अगर आप में तापमान बदला तो आयतन बदलेगा, और आयतन बदलेगा तो मोल बदल जाएंगे, ठीक है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ताप और दाब स्थिर है, आयतन प्रोपोर्शनल टू मोलों की संख्या। अगर आप आयतन बढ़ाएंगे घटाएंगे तो मोलों की संख्या भी बढ़ेगी घटेगी। इस नियम के अनुसार यदि गैस का आयतन बढ़ाया जाए तो गैस में मोलों की संख्या भी बढ़ जाएगी। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है। V अपॉन एन नियत आ जाएगा इस नियम में, अगर आप देखेंगे तो V1 अपॉन N1 बराबर V2 अपॉन N2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद संयुक्त गैस समीकरण हमने बनाया, इन तीनों नियमों को हमने जोड़ दिया। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो V प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन पी हमने बना दिया। और फिर हमने समीकरण को आगे सॉल्व किया, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हमने यहाँ पर एक नियतांक लगा दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इस नियतांक को हम गैस नियतांक कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पी वी बराबर एनआरटी, और इसी को आप क्या कह देते हैं? आदर्श गैस समीकरण कहते हैं। इसे आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, इसे इसे आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है? लाइट ब्लू दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल बहुत बहुत साफ सुथरा, बहुत सुंदर सा दिखाई दे रहा हूँ कैमरे में, तो सब चीज क्लियर है यहाँ, तो बिल्कुल एचडी दिखाई दे रहा हूँ मैं तो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार अपने, है ना, फोन को थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। चलिए, तो एक मोल के लिए अगर आप इसे लिखना चाहें तो पीवी बराबर आर टी, ठीक है। पीवी बराबर क्या हो जाएगा? आर टी, क्योंकि एन बराबर एक मोल हो जाएगा। आर अगर आप यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पीवी अपॉन टी हो जाएगा। आर नियत है, तो P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। ये समीकरण आपको याद रखनी है, आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। तो फिर हमने गैसों का द्रवीकरण पढ़ा। गैस को अगर आप द्रव में बदलना चाहते हैं तो आपको तापमान कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तापमान कम करना पड़ेगा और दाब बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी प्रक्रिया को हम गैसों का द्रवीकरण कहते हैं। गैस द्रव अवस्था में आ जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। यदि किसी गैस का ताप कम किया जाए और दाब बढ़ाया जाए तो गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को गैस का द्रवीकरण कहा जाता है। जैसे मैंने आपको सिलेंडर में बताया था कि जो आपके घर पे सिलेंडर एलपीजी लगा होता है, उसमें जो गैस भरी होती है वो द्रव अवस्था में भरी होती है। अब द्रव अवस्था में अगर गैस भरी हुई है तो ये कैसे आई द्रव अवस्था में? तो कहा जाता है तापमान घटाते जाते हैं, घटाते जाते हैं, घटाते जाते हैं, प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि हमारी जो गैस है वो द्रव अवस्था में आ जाती है। जैसे आपसे एलपीजी के बारे में कहा जाए तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहलाती है। लिक्विफाइड यानी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया आपने, पेट्रोलियम गैस है, ठीक है। ब्यूटेन प्लस प्रोपीन,
का मिक्सचर होती है एलपीजी, ये गैस अवस्था होती है। लेकिन अगर आप इसका ताप कम करेंगे और दाब बढ़ाएंगे तो यही गैस अवस्था किस में बदल जाती है, यही गैस अवस्था बदल जाती है द्रव अवस्था में। बात समझ में आ गई। फिर सीएनजी आपने किसी ने पूछा, तो सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ये भी मैंने बता दिया था। ठीक है, चलिए। क्रांतिक ताप के बारे में अगर हम बात करें तो क्रांतिक ताप क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी द्रव जो है, सॉरी, कोई भी गैस जो है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। अरे भाई, चेहरा ब्लैक दिखाई दे रहा है। एक बार फोन भी चेक कर लीजिए। लक्ष्मी ठाकुर कह रही हैं क्या दिखाई दे रहा है, ये ब्लू दिखाई दे रहा है, ब्लैक दिखाई दे रहा है? एक बार चेक कर लीजिए अपने फोन को। ठीक है, ठीक से बंद करके ऑन कर लीजिए। और व्रत को कितने दिन हो गए? आज व्रत को 7वां दिन है, कल 8वां दिन है। 7 दिन हो गए आज व्रत को। ठीक है, चलो। अरे ऐसा तो नहीं है तुमने अपने फोन को ही ब्लू कर लिया हो? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तुम अपने फोन को किसी गर्म डिवाइस के पास रख दो, है ना। और देखो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सब कुछ साफ साफ, बिल्कुल क्लियर। तो आपका फोन ही ब्लू हो गया होगा ना, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस अगर आप इसे लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, -196 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएंगे तो ये द्रव अवस्था में आ जाएगी। तो मैंने आपके लिए लिखा, किसी गैस के लिए वह ताप जिस पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, क्या, वह ताप जिस पर वो क्या हो जाती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिस पर वह कहाँ चली जाती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसी को आप बोल देते हैं, उसी को आप बोल देते हैं क्रांतिक ताप। क्या बोल देते हैं उसे आप? उसे बोल देते हैं गैस का क्रांतिक ताप। उसी को आप बोल देते हैं क्रांतिक ताप। क्लियर? जैसे नाइट्रोजन का 196 डिग्री सेल्सियस है, या फिर कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाता है -147, कितना, -147 डिग्री सेल्सियस भी लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, तो अगर ये ना हो तो आप इसे टिक कर देना। CO2 का अगर आपसे पूछा जाए, मैंने आपको होमवर्क में दिया था CO2 का, तो CO2 का जो होता है ये होता है 31 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 31 डिग्री सेल्सियस, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। अरे भाई चंदा यादव, कितनी बार करोगे मैसेज को? तबीयत खराब थी, तबीयत खराब थी, तबीयत खराब होने के बाद भी अब हाथों में इतनी जान आ गई कि मैसेज टाइप पे टाइप करे जा रहे हो, हैं? पढ़ ही लो। हद करते हो भाई। मैं गुस्सा हो जाऊंगा फिर तुम कहोगे सर गुस्सा हो गए हैं, मानते नहीं हो। चलो, तो यहां तक बात खत्म होती है क्रांतिक ताप के बारे में। अगला हेडिंग पॉइंट हम डिस्कस करते हैं क्रांतिक दाब। क्या डिस्कस करते हैं? क्रांतिक दाब। अरे भाई, क्रांतिक दाब, फटाफट से बता दो यहां तक जो कुछ मैंने आपको बताया वो सब समझ में आया है या नहीं आया है? इंग्लिश में आप इसे बोल देते हैं क्रिटिकल प्रेशर। क्या बोल देते हो? क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर, ये भी क्रांतिक ताप की तरह, जब आपने ताप बढ़ाया था तो दाब घटाया था या नहीं घटाया था? क्लियर? दाब घटाया था नहीं घटाया था? ठीक है, दाब घटाया था नहीं घटाया था? तो वह दाब जिस पर कोई भी गैस द्रव अवस्था में आना शुरू कर देते उसी को क्रांतिक दाब कह देते हैं गैस का। ठीक है, बड़ी साधारण सी बात है। ठीक है, चलो। तो वह दाब जिस पर कोई गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, गैस का क्रांतिक दाब कहलाता है। क्रांतिक दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक दाब कहलाता है। ठीक है, तो बड़ी आसान सी परिभाषा है। क्या करना है आपको? किसी गैस को किस में कन्वर्ट करना है? द्रव में कन्वर्ट करना है, और इसी को आप कह देंगे क्रांतिक दाब। क्या कह देंगे इसे आप?
इसे आप कह देंगे क्रांतिक दाब। बड़ी आसान सी बात है, और आपको अलग अलग गैसेस के ये याद नहीं करनी, ये कभी पूछे नहीं जाते हैं कि वैल्यू क्या है, केवल डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, अगला आता है फिर क्रांतिक आयतन। क्या आता है? क्रांतिक आयतन। क्रांतिक आयतन इंग्लिश में क्या बोलोगे क्रांतिक आयतन को? इंग्लिश में बोलोगे क्रिटिकल वॉल्यूम। क्या बोलोगे? क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम। अब क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा? तो बड़ी सीधी सी बात है, आपने आयतन सॉरी क्रांतिक ताप लगा दिया, क्रांतिक दाब लगा दिया। अब इन दोनों पे अब इन दोनों पे जो आयतन बना गैस का वो क्या हो गया? क्रांतिक आयतन हो गया। तो कहा जाता है क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर किसी गैस का किसी गैस का आयतन आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक आयतन कहलाता है। आपसे ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाता है, क्रांतिक आयतन क्या होता है? तो किसी गैस का क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब पर आयतन। ठीक है, क्रांतिक आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक आयतन कहलाता है। ठीक है, बड़ी साधारण सी बात है। तो किस पर आपको लेना है? क्रांतिक ताप पर और क्रांतिक दाब पर जो आयतन है वही क्या कहलाएगा? क्रांतिक आयतन कहलाएगा। वेरी वेरी इजी पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर इन तीनों को रिप्रेजेंट किया जाए तो नोट करके एक बात आप लिख लीजिए रिप्रेजेंटेशन की। नोट पहला, अगर मैं लिखूं क्रांतिक ताप, दूसरा लिखूं क्रांतिक दाब, और तीसरा लिखूं मैं क्रांतिक आयतन, तो ज्यादातर आपको एग्जाम में ये जो लिखा हुआ मिलेगा इनकी रिप्रेजेंटेशन, इसे आप लिख देते हैं टी सी से, इसे लिख देते हैं आप पी सी से, और इसे लिख देते हैं आप वी सी से। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, ये इनके रिप्रेजेंटेशन है। और रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको ज्यादातर रिप्रेजेंटेशन दे दिए जाते हैं, पूरा नाम नहीं लिख कर दिया जाता है, रिप्रेजेंटेशन दे दिए जाते हैं। ठीक है, हम्म। बलदीप कुमार जी, मैंने बोला था कि P बराबर CRT होता है, आपने बोला नहीं होता। मैंने ऐसा कब बोला कि नहीं होता? मैंने ऐसा कब बोला कि नहीं होता? ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई और टॉपिक चल रहा हो उसके लिए आप कह रहे हो तब बोला हो। ये पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप इसे इस्तेमाल करते हैं अलग अलग जगह पर। ठीक है, चलिए, मैं भी यही पढ़ाऊंगा आगे जाकर अभी आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं आंशिक दाब। क्या? आंशिक दाब। आंशिक दाब इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप आंशिक दाब को? पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब क्या होता है? अगर आप किसी गैस को कंटेनर में बंद कर दो, क्या करो, एक गैस पकड़ो और गैस को कंटेनर में बंद कर दो। ये कंटेनर लो और गैस को कंटेनर में बंद कर दो। ये गैस आपने बंद कर दी कंटेनर में। अब इस गैस के कण क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? नहीं, गैस के कण चुपचाप नहीं बैठेंगे।
गैस के कण क्या करेंगे, इस कंटेनर की दीवारों पर दाब डालेंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो इस कंटेनर की दीवारों पर गैस के इन अणुओं द्वारा लगाया गया जो दाब होगा, चारों तरफ लगाएंगे, चारों तरफ हर जगह लगाएंगे, चारों तरफ दाब लगाएंगे, चारों तरफ प्रेशर लगाएंगे। तो ये गैस के अणु इस कंटेनर की दीवारों पर जो प्रेशर लगा रहे हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, आंशिक दाब बोल देते हैं गैस का। तो किसी गैस के सभी अणुओं द्वारा के सभी अणुओं द्वारा अणुओं द्वारा बंद पात्र, ठीक है, बंद पात्र की दीवारों पर बंद पात्र की दीवारों पर लगाया गया दाब, क्या लगाया गया दाब, लगाया गया दाब आंशिक दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, गैस का आंशिक दाब कहलाता है। गैस का आंशिक दाब कहलाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस का आंशिक दाब कहलाता है। बेटा लवी कुमार क्या चाहते हो, ब्लॉक कर दूं तुम्हें? पढ़ने में मन तो नहीं लग रहा है तुम्हारा, बार बार एक ही मैसेज टाइप किए जा रहे हो, टाइप किए जा रहे हो हैं? बेकार में, दोबारा नहीं मैसेज आना चाहिए तुम्हारा, पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, बेकार की बात कर रहे हो। पार्शियल प्रेशर, अब मैं आपसे कहूं कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर किससे लिखते हो, आप पी से लिखते हो, किससे लिखते हो, पी से प्रदर्शित किया जाता है, पी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, किससे, पी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये निर्भर किस पे करता है, तो पार्शियल प्रेशर अगर मैं बात करूं निर्भरता के बारे में, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं, पहला पॉइंट, आंशिक दाब, ये पॉइंट्स याद भी करने हैं आपको, आंशिक दाब या गैस का आंशिक दाब, आंशिक दाब गैस गैस की सांद्रता के समानुपाती होता है, किसके, गैस की सांद्रता के समानुपाती होता है, जो कंसंट्रेशन होती है गैस, समानुपाती होता है किसके, सांद्रता के समानुपाती। सांद्रता का मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, प्रेशर, और मैं ये भी सांद्रता ही लिख देता हूं, किसके समानुपाती, सांद्रता के, दैट मीन्स प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। दूसरी बात, दूसरी बात, ये आंशिक दाब जो है, आंशिक दाब जो है, ये टेम्परेचर किसके, गैस के तापमान, गैस के तापमान, किसके, गैस के तापमान के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, किसके होता है, तापमान के समानुपाती होता है। मतलब आप लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तापमान, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तापमान, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं, बिल्कुल मिला के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, P प्रोपोर्शनल टू C एंड P प्रोपोर्शनल टू T। इन दोनों को अगर आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा P प्रोपोर्शनल टू ct। क्या बन जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू ct। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटा दोगे तो एक ठीक है,
ठीक है शिवराज बेटा, अभी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर भी दे देंगे, सुनो। अब यहाँ से इसे प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे, बराबर लगाओगे, तो बराबर के साथ में नियतांक लगाना पड़ेगा। तो P बराबर, यहाँ पर क्या नियतांक लगाया जाता है, R, गैस कांस्टेंट। तो क्या बन गया, RCT। और इसी को सीधा करके आप क्या लिख देते हो, P प्रोपोर्शनल टू CRT। क्या लिख देते हो, P प्रोपोर्शनल टू CRT लिख देते हो, सॉरी, P इक्वल्स टू CRT लिख देते हो। अब इसमें कौन कौन क्या क्या है ये आपको सबको पता पता होना चाहिए। इसमें P तो आंशिक दाब है ही, इसमें P बराबर आंशिक दाब है ही, इसमें R बराबर गैस नियतांक है। क्या है, गैस नियतांक है। R बराबर गैस नियतांक है। इसमें T बराबर तापमान है। क्या है, तापमान है। और इसमें C बराबर, ये सांद्रता है, गैस की सांद्रता, गैस की सांद्रता। अब अगर इसे सॉल्व करो आप, किसे, सी को सॉल्व करो, तो सी बराबर आप और क्या लिख सकते हो, सांद्रता बराबर मोल बटे आयतन। क्या लिख सकते हो, सांद्रता बराबर मोल बटे आयतन होता है या नहीं होता, सांद्रता बराबर मोल बटे आयतन। मतलब क्या लिख सकते हो आप लिख सकते हो सी बराबर एन अपॉन वी। क्या लिख सकते हो, सी बराबर एन अपॉन वी। तो क्या मैं सी की जगह एन अपॉन वी पुट कर सकता हूं यहां पर, बिल्कुल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, ये बन जाएगा पार्शियल प्रेशर दैट इक्वल्स टू मोल बटे आयतन एन अपॉन वी इंटू आर टी। आप ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, एन अपॉन वी इंटू आर टी। और आप जानते हो इस फॉर्मूले से आप आदर्श गैस समीकरण भी निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले से आप आदर्श गैस समीकरण भी निकाल सकते हो। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा ना, तो पीवी बराबर क्या बन जाएगा, पीवी बराबर एन आर टी। आ गया नहीं आ गया, आदर्श गैस समीकरण। आप किसी भी इक्वेशन से अगर सही तरीके से लॉ इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरा इक्वेशन भी निकाल सकते हो। तो आप इसे लिख सकते हैं P बराबर एनआरटी, ये है आदर्श गैस समीकरण। क्या है, ये है आदर्श गैस समीकरण। क्या आपको यहां तक कंसेप्ट समझ में आ गया, क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ शिवराज, अब मैं तुम्हें तुम्हारी बात बता दूं। तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, तो अभी यहीं से शुरू करो, ठीक है। जितनी क्लासेस तुम्हारी छूट गई हैं उन्हें सैटरडे संडे, सैटरडे संडे, सैटरडे संडे में लंबी लंबी क्लासेस लेकर, टाइम ज्यादा देकर अपना कंप्लीट कर लो, बस इतना हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो आदर्श गैस समीकरण समझ में आया, पार्शियल प्रेशर समझ में आया। अब एक नियम होता है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। क्या होता है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। चलो फटाफट से, तुम लोगों में से कौन बता सकता है ये नियम है क्या, फटाफट से बताओ। तुम लोगों में से कौन बता सकता है ये डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है क्या। 2 मिनट का समय देता हूं तुम लोगों को बताने के लिए, बताओ। बताओ, मैं तुम्हारे कमेंट्स जरूर देखूंगा अगर तुम सही उत्तर दोगे तो। आप ही बता दो। अच्छा जी, मैं तो बता ही दूंगा, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो बताने के लिए आया हूँ। लेकिन
आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो बताओ जरूर। अभी तो एक ही व्यक्ति का मैसेज आया है, मैं ही बता दूं, मैं तो बताऊंगा ही। टी समानुपाती रूट सी, अरे नहीं। गैस का आंशिक रुपीज से 7 पर प्रेशर लगाना, नहीं। चलो सुनो, कोई बात नहीं, ज्यादा समय खराब नहीं करते। मान के चलो यहाँ पर ये कंटेनर है, कोई पात्र है, ये कोई बंद पात्र है, ये क्या है, कोई बंद पात्र है, ये कोई बंद पात्र, क्लोज्ड कंटेनर है, ये कोई बंद पात्र है, कोई क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है। अब मान के चलो इस बंद पात्र में कोई सिलेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बंद है, चारों तरफ से क्लोज है बिल्कुल अच्छे से। इस बंद पात्र में कई गैस भरी हुई है, 3 गैस भरी हुई है इसमें, मैंने इसीलिए अलग अलग कलर से दिखाई है। इसमें 3 गैस भर दी है, ए, बी और सी। 3 गैस भर दी गई इसमें, कितनी, 3 गैस भर दी गई इसमें, ए, बी और सी। ए का जो पार्शियल प्रेशर है, ए का जो आंशिक दाब है, ये पी ए है। बी का जो आंशिक दाब है, ये पी बी है। और सी का जो आंशिक दाब है, ये पी सी है। ये इन तीनों के आंशिक दाब है, ये इन तीनों के आंशिक दाब है। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि सिलेंडर की दीवारों पर कुल दाब कितना होगा, इस सिलेंडर की दीवारों पर, अरे वाह बहुत बढ़िया, कई बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, सही बात है बिल्कुल। दीपक वर्मा बिल्कुल सही है आपका आंसर। एक गैस में लक्ष्मी, प्रत्येक गैस के आंशिक दाबों के योग के बराबर, हाँ बिल्कुल लक्ष्मी ठाकुर जी, आपका आंसर सही है बिल्कुल। फिरदौस शेख, एयर के मिक्सचर में किसी एक गैस का नहीं, एक गैस का प्रेशर नहीं, ये तो गलत दिया आंसर तुमने, ठीक है। तो ये 3 गैसेस मैंने बता दी आपको। अब ये 3 गैसेस जो हैं, इनमें अंदर इनके अणुओं में गति हो रही होगी लगातार, तो ये इस कंटेनर, इस पात्र की दीवारों पे प्रेशर लगाएंगे, क्या करेंगे, इस पात्र की दीवारों पे, कंटेनर की दीवारों पर प्रेशर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इस कंटेनर की दीवारों पर प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। अब ये जो प्रेशर कंटेनर की दीवारों पर लग रहा होगा, ये कितना होगा, तो डाल्टन कहते थे जितनी भी गैसेस इसमें भरी हुई हैं, उन सभी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। यानी कंटेनर की दीवार पर जो प्रेशर आएगा, टोटल प्रेशर जो आएगा, पी टोटल, ये क्या आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। क्लियर। तो टोटल प्रेशर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, इन तीनों गैसेस के योग के बराबर मिलेगा, इन तीनों गैसेस के योग के बराबर मिल जाएगा। तो अब मैं आपको लैंग्वेज लिख देता हूं इसकी। लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं आप, समझ में तो आ ही गया होगा। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, अनुसार किसी बंद पात्र में, बंद पात्र में, ये बात याद रखना, बंद पात्र होना चाहिए, बंद पात्र में यदि एक से अधिक गैस, यदि एक से अधिक गैस अधिक गैस या गैसें, अधिक गैसें उपस्थित हैं या उपस्थित हों, तो पात्र में या पात्र की दीवारों पर, पात्र की दीवारों पर दीवारों पर कुल दाब सभी गैसों के, गैसों के आंशिक दाबों, आंशिक दाबों के योग के बराबर, बराबर होता है, योग के बराबर होता है। क्लियर। दैट मीन्स अगर कोई भी आपको कहे तो आप कह सकते हैं पी टोटल इन एनी सिचुएशन, पी टोटल इक्वल्स टू जितनी भी गैसेस आप भरना चाहें, P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश 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 सो ऑन।
जितनी भी गैसेस आपको दी जाएं सभी के आंशिक दाबों को जोड़ दीजिए, आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन एक बात जरूर है, एक बात जरूर है, ये जितनी भी गैसेस इसमें भरी गई है ना, ये सारी गैसेस आपस में क्रिया नहीं करने वाली होनी चाहिए, आपस में इनमें अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। मान के चलो ए और बी आपने ऐसी गैस इसमें रख दी है जो आपस में केमिकल रिएक्शन कर लेती हैं, तो ये तो केमिकल रिएक्शन करके कुछ भी बना देंगी, कुछ भी बना देंगी, तो फिर तो काम बिगड़ जाएगा। इसका मतलब डाल्टन ने एक बात और कही थी कि ये गैसेस आपस में अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। क्या? आपस में अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। ये गैस आपस में अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, निष्क्रिय गैसेस होनी चाहिए आपस में, क्या होनी चाहिए? निष्क्रिय होनी चाहिए, आपस में अभिक्रिया नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया? आई होप ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अरे हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं जरा। ये तो गैसेस के बारे में बात हो गई, एक दो पॉइंट द्रव अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। द्रव में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, द्रव अवस्था, गैस के बारे में सारी बातें खत्म होती हैं। लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था। अब लिक्विड स्टेट क्या है? तो बड़ी आसान सी भाषा में आप लिख सकते हैं, हमारे पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, तो पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था, अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है। क्या? आयतन निश्चित होता है, होता है, परंतु आकृति, क्या? आकृति अनिश्चित होती है, आकृति अनिश्चित होती है। आकार तो, आयतन तो निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकृति अनिश्चित होती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि द्रव वो होते हैं जिन्हें किसी भी बर्तन में आप डालेंगे तो उसी की आकृति ले लेते हैं। क्लियर? तो जिस आकृति, आकृति के बारे में कहा जाता है जिस पात्र में रखे जाते हैं, जिस पात्र में रखे जाते हैं उसकी आकृति, आकृति धारण कर लेते हैं। जिस पात्र में रखे जा रहे हैं उसी की आकृति धारण कर लेते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? आप किसी भी कंटेनर में रखेंगे उसी की आकृति ले लेंगे। चलिए, तो ये हुई हमारी द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में बाकी सारी बातें हम बहुत पहले ही कर चुके हैं शुरू में। ठीक है, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि द्रव अवस्था में वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, आप कैसे परिभाषित करेंगे? वाष्प दाब, वाष्प दाब इंग्लिश में आप बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेपर प्रेशर। बता सकता है कोई वेपर प्रेशर क्या होता है? आप में से कोई बता सकता है वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब क्या होता है? बेटा अर्पिता, मुझे बिल्कुल नहीं पता होता। आप प्लीज मुझसे ये सवाल मत पूछा करो, आज इनकी क्लास होगी या उनकी क्लास होगी, ये मत पूछा करो। मुझे नहीं पता होता भाई, मेरे बारे में किसी को नहीं पता होता तो किसी के बारे में मुझे क्या पता होगा। हम अलग अलग स्टूडियोज से क्लासेस लेते हैं। मैम की क्लास या सर की क्लास किसी दूसरे स्टूडियो से हो रही होगी, मेरी क्लास मेरे यहाँ स्टूडियो से हो रही होगी। ठीक है,
नहीं बेटा, नीट में परिभाषा नहीं लिखनी होती, लेकिन परिभाषा तुम्हें पता तो होनी चाहिए ना। लैंग्वेज तुम्हें पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए लैंग्वेज? क्योंकि ये लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज तुम्हें लिखनी नहीं है वहां पे। नीट में लैंग्वेज नहीं लिखनी, भाषा या परिभाषा लिखनी नहीं है। भाषा या परिभाषा लिखनी नहीं है। फिर तुम कहोगे सर काहे को लिखवाते हो, फिर क्यों लिखवाते हो? बेकार है ना फिर तो लिखवाना। बताओ, बेकार है ना लिखवाना। हम्म। बताओ। अच्छा, कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि परिभाषा लिखवाना बेकार है? बताओ। बिल्कुल। अनुराग शाक्य, बिल्कुल सही बात है। हम्म। परिभाषा लिखवाना किसी भी लहजे से बेकार नहीं है। आप परिभाषा लिखो भी और पढ़ो भी। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू में तो परिभाषा नहीं आएगी। लेकिन नीट ने ये बात क्लियर कर रखी है कि हम असर्शन रीजन पूछेंगे और स्टेटमेंट पूछेंगे। और असर्शन रीजन और स्टेटमेंट नीट के इसीलिए टफ क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि बच्चे परिभाषा और भाषा पे ध्यान नहीं देते। कि परिभाषा कौन पूछने वाला, लिख के थोड़ी आना है। लिख के नहीं आना है, लेकिन जो लिखी हुई है वहां पर, जो लिखी हुई आएगी, उसे जस्टिफाई जरूर करना है। उसे जस्टिफाई जरूर करना है कि सही है या गलत है। कौन सा शब्द सही है, कौन सा गलत है। कितनी लाइन सही है, कितनी लाइन गलत है। ठीक है, ये बात याद रखना। ये एग्जाम में आएगी तो नहीं, लेकिन किसके लिए? तुम्हारे एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन, दो टाइप के जो क्वेश्चन नीट देती है। कौन से? असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस, एआर क्वेश्चंस, और स्टेटमेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तुम तब तक सही नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हें परिभाषा नहीं आती होगी। अब बताओ, अब बताओ, अगर तुम्हें परिभाषा नहीं आती है, स्टेटमेंट नहीं आता है, तो इन क्वेश्चंस को सही कर पाओगे क्या? कभी नहीं कर पाओगे। इसमें तो सबसे ज्यादा फंसोगे, असर्शन रीजन में। इसमें तो सबसे ज्यादा फंसोगे। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं जिनमें कि एक दो स्टेटमेंट नहीं होते, पांच पांच स्टेटमेंट होते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कितने सही हैं, इनमें से कितने गलत हैं। अब तुम्हें सारे पढ़ने हैं, सारे जज करने हैं कि सही है या गलत है। उसके बाद तब आंसर लगा पाओगे। और अगर तुम्हें परिभाषा नहीं आती, तो फिर वहां तुम पीछे रह जाओगे। समझ रहे हो बात को? इसीलिए परिभाषा मैं लिखाता हूं, क्योंकि मुझे पता है इसकी इंपॉर्टेंस है। ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा बेटा। आज लास्ट डे है इसका, अंतिम है आज इसका। ठीक है, बिल्कुल अपनी अंतिम जो है स्टेप्स पर है ये। वाष्पदाब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। किसी द्रव के अणुओं द्वारा अणुओं द्वारा उसकी सतह उसकी सतह पर उपस्थित पर उपस्थित, वायुमंडलीय अणुओं पर अणुओं पर डाला गया दाब डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक है, वाष्प दाब कहलाता है। ये बात समझ में आ गई? वाष्प दाब कहलाता है। कई बार कई बच्चे आंसर दे रहे थे कि बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट नहीं है बेटा। बॉइलिंग पॉइंट में वाष्प दाब का इस्तेमाल करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट को परिभाषित करने के लिए वाष्प दाब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वाष्प दाब नहीं है। बस यही गड़बड़ तो तुम करते हो, यही गड़बड़ तो तुम करते हो।
ठीक है, कि तुम बॉइलिंग पॉइंट को वाष्प दाब कर मान लेते हो। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट वाष्प दाब नहीं है। जैसे मेरे पास जैसे मेरे पास ये पानी है, ठीक है, ये इस बॉटल में पानी भरा हुआ है। इस पानी के ऊपर वाले सतह पर अणु है पानी के। अब ये अणु अपने से ऊपर वाली वायु पर कितना दाब लगा रहे हैं, इसे आप वाष्प दाब कहते हैं। इसे आप वाष्प दाब कहते हैं। इसका बात समझ में आ गई। लेकिन आपसे कहा जाए कि अगर पानी को आप उबालना शुरू करें तो पानी के अणु ज्यादा बनेंगे, गैस अवस्था में आएंगे। गैस अवस्था में वो ऊपर के ऊपर ज्यादा दाब डालेंगे। इसका मतलब तापमान बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। क्या होता है? तापमान बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। तापमान बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। तापमान बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने आपसे कहा कि एक बीकर में आपके पास पानी है। क्या है? एक बीकर है। इस बीकर में आपने भर दिया है पानी। क्या भर दिया है? इस बीकर में आपने भर दिया है पानी। ठीक है, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका वाष्प दाब क्या है, तो अभी इस समय इसके ये जो अणु हैं, ये ऊपरी वायुमंडल पर कितना दाब लगा रहे हैं, ये इसका वाष्प दाब है। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इसके नीचे बर्नर रख दिया, ठीक है, मैंने इसे हीट करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? हीट करना शुरू कर दिया। हीट करना शुरू कर दिया तो मैं आपसे पूछूं वाष्प दाब बढ़ेगा या घटेगा, तो आप कहेंगे वाष्प दाब बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा? वाष्प दाब बढ़ेगा। ठीक है, मतलब इसमें जो वाष्प के अणु हैं वो और ज्यादा बनेंगे। और ज्यादा बनेंगे तो ऊपर की तरफ और दाब लगाएंगे। इसका मतलब हीट करने पर आप कह सकते हैं कि वाष्प दाब बढ़ गया। वाष्प दाब बढ़ता है। हीट करने पर वाष्प दाब बढ़ जाता है। ये कंसेप्ट बात समझ में आ गई? बिल्कुल, बहुत इजी है। अब इसी से आप परिभाषित करते हो अपने बॉइलिंग पॉइंट को। किसे परिभाषित करते हो? बॉइलिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा बताओ। बॉइलिंग पॉइंट जिसे आप हिंदी में कहते हैं क्वथनांक। क्या कह देते हैं हिंदी में? क्वथनांक। कौन बच्चा बताएगा बॉइलिंग पॉइंट की परिभाषा सही सही फटाफट से? बॉइलिंग पॉइंट साधारणतः बच्चे क्या कहते हैं? सादा सी लैंग्वेज बोल देते हैं कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाता है। इसी कारण पहला इंजन बना था। हाँ बिल्कुल, वाष्प दाब से ही पहला इंजन बनाया गया था। वेपर प्रेशर की हेल्प से पहला इंजन तैयार किया गया था। भाप का इंजन जिसे आप कहते थे, क्या कहते हैं? भाप का इंजन। 3 और 4 की वर्कशीट बिल्कुल जल्दी ही मिल जाएगी आपको राहुल कुमार जी, बहुत जल्दी। हाँ जी, बिल्कुल बात सही है आपकी। आप कह देते हैं जिस पर द्रव उबलने लग जाता है। वही तो बोल रहा हूँ। सामान्य सी बात तो आप यही कहते हैं जिस पर द्रव उबलने लग जाता है। नहीं, ये परिभाषा छोटे बच्चों वाली है। 5वीं 6ठी क्लास में ये परिभाषा बच्चों को याद कराई जाती है कि वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना शुरू कर देता है उसे हम उसका क्वथनांक कह देते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कह देते हैं। आपके लिए ये परिभाषा सही नहीं है। आपके लिए परिभाषा सही नहीं है। ठीक है, वाष्प दाब बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं। देखो, यहां पर मैंने इसे गर्म करना शुरू किया, पानी मान लीजिए। पानी को गर्म करना शुरू किया। पानी गर्म होगा तो इसके गैस में कन्वर्ट होगा, मतलब इसकी भाप बनेगी। अब इसकी जो भाप है, भाप मतलब इसका वाष्प, वाष्प दाब लगाएगी। अब इसका वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, किसके? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तब हम कहेंगे इसका ये बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। तो कहा जाता है किसी द्रव का वह ताप बिंदु जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसके बराबर? वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। इक्विलिब्रियम में आ जाता है। वायुमंडलीय दाब जितना है उतना ही वाष्प दाब हो जाए तो वो टेम्परेचर इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बात समझ में आ गई?
हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया परिभाषा बता रहे हो, उबलने लग जाता है, उबलने लग जाता है। ये नीट वाली परिभाषा बता रहे हो तुम, उबलने लग जाता है? क्यों भाई? अपने स्टैंडर्ड को तो देखो, अपने स्टेटस के हिसाब से तो बताओ। ठीक है, उबलने लग जाता है। तो बहुत ध्यान सुनेंगे, मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। वह ताप बिंदु जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसके? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। बराबर हो जाता है। नहीं, माइक ऑन है, माइक ऑन है, नो इशू। देखो क्या हो गया, आवाज कैसे चली गई? आ गई? आ गई? अब आ रही है प्रॉपर? ठीक है। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है द्रव का द्रव का अच्छा, द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। बात समझ में आ गई? तो वेपर प्रेशर क्या होगा? बहुत सीधी सी बात है, वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉरी, क्वथनांक क्या होगा जिस पर वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है। अरे भाई साहब, रिंकू बेटा, डेफिनेशन कुछ भी हो, मतलब तो सही होगा। देखो, डेफिनेशन भी आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो किसी तरह की डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं, 12th स्टैंडर्ड में पहुंचते हैं तो डेफिनेशन को बोलने का तरीका, उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले कंसेप्ट, ठीक है, अलग होते जाते हैं, बदलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, मैं अगर कहूं तो बढ़ते जाते हैं। अब एक बात बताओ, आप 5वीं क्लास में डेफिनेशन लिखाओगे क्वथनांक की, तो आप वाष्प दाब इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि 5वीं क्लास के बच्चे को वाष्प दाब क्या पता क्या होता है। 5वीं क्लास के बच्चे को तो वाष्प दाब नहीं समझाया जाएगा, या 9th क्लास के बच्चे को वाष्प दाब थोड़ी समझाया जाएगा। लेकिन जब आप 12th स्टैंडर्ड में आते हो तो वहां पर वाष्प दाब समझाया भी जाता है, उसके कंसेप्ट भी लिखाए जाते हैं, तो परिभाषा को बदल दिया जाता है, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, स्टैंडर्ड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? स्टैंडर्ड कर दिया जाता है। मतलब तो बहुत सारी चीजों के एक जैसे निकल के आ जाते हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन सही तरीके से रिप्रेजेंट करना, सही तरीके से प्रदर्शित करना एक तरीका होता है। बात समझ में आई? बेटा मोहम्मद कासिफ, भेजे में घुसना चाहिए, ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो ये आएगी ना लिखी हुई, फिर कहां से कर लोगे? समझ रहे हो? मैं आपकी बात के साथ सहमत हूं कि डेफिनेशन कोई भी हो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन उस डेफिनेशन में जो पॉइंट्स हैं वो भी तो क्लियर होने चाहिए, वो भी तो क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम में आपको थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के वर्ड दिए जाएंगे, एग्जाम में आपको थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के वर्ड दिए जाएंगे, छोटी क्लास वाले वर्ड नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पानी उबल गया, हो गया क्वथनांक, लेकिन उबला क्यों? उबला क्यों? ठीक है, वेपर प्रेशर की जगह बॉइलिंग पॉइंट आएगा, द्रव का, हाँ ठीक है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, मैं इसी वर्ड इससे लिख देता हूं, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है ना? तो स्टैंडर्ड के हिसाब से, अच्छा, केमिस्ट्री में सेब नीचे नहीं गिरता क्या? केमिस्ट्री में सेब कहीं जा सकता है, केमिस्ट्री में हम सेब को कहीं भी भेज सकते हैं, जहां हमारा मन करे वहां भेज सकते हैं, चाहे जहां भेज सकते हैं हम केमिस्ट्री में एप्पल को। ठीक है, बात समझ रहे हो? वो तो फिजिक्स है कि केवल उसके पास एक ही रास्ता है नीचे भेजने के लिए, हमारे पास तो हजार रास्ते हैं, कहीं भी भेज देंगे, बीच में ही चाहे तो लटका देंगे, केमिकल रिएक्शन करवा देंगे, वहीं से वहीं। हाँ, यही वाला अविनाश सर ने ही बताया था, बिल्कुल। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज याद करो, स्टैंडर्ड लैंग्वेज एग्जाम में आएगी, अपने स्टेटस के हिसाब से याद करोगे ना, अपने स्टेटस के हिसाब से याद करोगे। क्यों भाई? ये लास्ट टॉपिक था। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, बात खत्म होती है, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, चैप्टर भी खत्म होता है।
बाकी मिलते हैं कल। अच्छा, अब एक बात मुझे बताइए, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया ना? इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो अच्छे से समझ में आ गए ना? ये बता दीजिए बस, ठीक है। बाकी कल नया चैप्टर शुरू करते हैं। नमस्ते गुरुजी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पर जब हम बीमार हो जाएं तब तो करेंगे, हम करेंगे सही। क्या लिखा मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। क्लास का टाइम ओवर होता है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद धन्यवाद, जय हिंद जय हिंद। मिलते हैं कल अपनी क्लास में।